हाँ बच्चों, हमने बात की थी अभी, आपके डार्विनिज्म का लेक्चर चल रहा था, उसके अंदर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मैन पॉइंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वर्ण के मुख्य बिंदु क्या क्या है? प्राकृतिक वर्ण की हमने बात की कि प्राकृतिक वर्ण क्या है? प्रकृति की ऐसी चयन प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति योग्यतम जीवों का चयन करती है, अनुकूलतम जीवों का चयन करती है और प्रतिकूल जीवों का क्या कर देती है, वो सिरे से उनको नकार देती है, उनका चयन वो नहीं करती। तो प्राकृतिक वर्ण का जो मुख्य बिंदु है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अत्यधिक प्रजनन, ओवर प्रोडक्शन की। ये हमने सबसे पहले वॉलेस का, इससे पूर्ववर्ती लेक्चर में बात की थी कि वॉलेस सबसे पहले कहता है कि सजीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता मौजूद होती है। तो सभी सजीवों के अंदर अपने समान संतति उत्पन्न करने की एक स्वाभाविक कार्य की मौजूद होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जनन क्रिया कहते हैं, प्रजनन क्रिया कहते हैं। ठीक है। और अत्यधिक प्रजनन की अगर हम बात करें तो अगर हम स्तनधारी की सबसे छोटे से हम बात करें कि एक जो हाथी का जोड़ा होता है, ठीक है, और हाथी का जोड़ा अपने पूरे जीवन काल में अगर बिल्कुल वो अपना पूरा जीवन काल व्यतीत करे तो अपने जीवन काल में वो 6 शिशुओं को जन्म देता है। अगर ये 6 शिशु भी स्वस्थ रहे, जीवित रहे और उसी दर से क्या करें? जनन की क्रिया करें, मतलब वो भी आगे जाकर आपके 6 हाथी के शिशुओं को, नवजात शिशुओं को जन्म दे, तो 750 वर्षों में 19 बिलियन हाथी इस पृथ्वी पर हो जाएंगे। अब सोचो 19 बिलियन हाथी। तो ये तो हमने बात की कि जिसका प्रजनन सबसे धीमा है, जो अपने जीवन काल में सबसे कम शिशुओं को पैदा करता है। ठीक है। अगर वो भी इसी रूप से चलता रहे, प्रजनन करता रहे, तो 750 वर्षों में इस पृथ्वी पर 19 मिलियन हाथी हो जाएंगे। अगर छोटे छोटे जीवों की बात करें तो मैं एक मादा एस्केरिस की बात करूं तो मादा एस्केरिस अपने जन्म काल में प्रतिदिन 2 लाख अंडों का उत्पादन करती है। अगर वो 2 लाख के 2 लाख अंडे, अगर उन 2 लाख अंडों से शिशुओं की उत्पत्ति हो, नवजात एस्केरिस की उत्पत्ति हो, लार्वा की उत्पत्ति हो, और वो भी आगे जाकर, तो आप एक अनुमान लगाइए कि इस धरती पर एस्केरिस की कितनी संख्या हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे कीड़े, अब बात करें इंसेक्ट्स की बात करें, कीड़े मकोड़ों की, तो उनके अंदर भी प्रजनन की प्रचुर क्षमता मौजूद होती है। लेकिन क्या वो सभी जीवित रहते हैं? नहीं। दूसरी अब इसी के चीज के अंदर बात करते हैं, अत्यधिक प्रजनन में एक चीज आती है आपकी डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, विभेदात्मक प्रजनन। और विभेदात्मक प्रजनन क्या होता है कि सजीवों के अंदर संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता मौजूद होती है, लेकिन कुछ जो सजीव होते हैं वो अधिक मात्रा में जनन करते हैं, अधिक मात्रा में शिशुओं को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ सजीवों के अंदर जो प्रजनन की क्षमता होती है वो क्या होती है? कम होती है, और वो कम शिशुओं को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। तो विभेद हो गया ना, अंतर हो गया ना जनन में, कि कुछ सजीव तो ज्यादा मात्रा में संतान उत्पत्ति कर रहे हैं और कुछ सजीव है वो कम मात्रा में संतान उत्पत्ति कर रहे हैं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? विभेदात्मक प्रजनन हम कहते हैं। तो पहले पॉइंट की हमने बात की कि सजीवों के अंदर संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता मौजूद होती है। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष। उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। सभी सजीवों ने प्रचुर मात्रा में संतानोत्पत्ति की, इस नई संतानों को जन्म दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी जो सभी नवजात शिशु है वो प्रकृति में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने जीवित रहने के लिए, अपनी उत्तरजीविता के लिए संघर्ष करना होगा। और ये संघर्ष कैसा होगा? सबसे पहले हम बात करें तो
अलग अलग जाति के जीव हैं, लेकिन उनको आवास रहने के लिए और उनको भोजन के लिए आपस में क्या करना होगा, संघर्ष करना होगा। तो पहली तरह के संघर्ष की हम बात कर रहे हैं, अंतरजातीय संघर्ष। ये दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच में होने वाला संघर्ष है, और ये संघर्ष किसके लिए होता है, आवास के लिए होता है, और किसके लिए होता है, आपके भोजन के लिए होता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो ताकतवर होगा वो जीवित रहेगा, उसको भोजन मिलेगा, उसको आवास मिलेगा, और जो कमजोर होगा उस आवास से भगा दिया जाएगा, और भोजन न मिलने के कारण क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो कमजोर नष्ट होगा और ताकतवर होगा, उसका क्या होगा, चयन होगा। अंतरजातीय एक ही जाति के जीव हैं, और एक ही जाति के जीव हैं तो उनकी जो जरूरतें हैं वो भी क्या होंगी, समान होंगी, और वो जरूरतें क्या होंगी, आवास, भोजन और जनन। आवास के लिए उनमें संघर्ष होगा, भोजन के लिए उनमें संघर्ष होगा, और जनन के लिए जो संगम साथी होगा उसके चयन के लिए भी क्या होगा, संघर्ष होगा। मतलब ये सबसे प्रबलतम संघर्ष होगा। क्यों? क्योंकि एक ही जाति के जीवों के बीच में हो रहा है, इस कारण ये जो संघर्ष होगा वो कैसा है, प्रबलतम है संघर्ष में। वातावरणीय संघर्ष, जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण में कई सारी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, मौसम प्रतिकूल हो सकता है, भोजन कई बार नहीं मिल सकता, सूखा पड़ सकता है, अकाल पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, ठीक है, तूफान आ सकते हैं, आंधी आ सकती है, तेज ठंड हो सकती है, तेज गर्मी हो सकती है। तो उस संघर्ष में जो जीव अपने आप को उस बदलते वातावरण में, परिवर्तित वातावरण में अपने आप को ढाल लेगा वो जीवित रहेगा, और जो अपने आप को नहीं ढाल पाएगा वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तीसरी हम बात करें विभिन्नताएं और आनुवंशिकता या वंशावली। तीसरी प्राकृतिक वर्ण का विभिन्नता। अभी हमने बात की कि जुड़वा शिशुओं को छोड़कर कोई भी दो जीव समान नहीं होते, सब में कुछ न कुछ अंतर होते हैं, और वो अंतर ही क्या कहलाते हैं, विभिन्नताएं कहलाती हैं। प्रत्येक जीव एक ही जाति का, वो उसमें कुछ न कुछ क्या होगा, अंतर होता है, और अंतर ही क्या कहलाता है, विभिन्नताएं कहलाती है। एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी समान नहीं होती, उनके पैतृक समान है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें क्या होता है, अंतर होता है। जब हम बात करेंगे जीन विनिमय की, परिवर्तन के समय बात करेंगे, विभिन्नताओं की विस्तार से हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो विभिन्नताएं, प्रत्येक जाति का जीव जो होगा एक दूसरे से अलग है। अभी जो विभिन्नताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं लाभदायक होंगी और कुछ विभिन्नताएं उस जीव के लिए क्या होंगी, हानिकारक होंगी। अगर वो विभिन्नताएं ऐसी हैं कि उन विभिन्नताओं के होने से उस जीव को उस प्रकृति में रहने का लाभ मिल रहा है, उस परिवर्तित वातावरण में विभिन्नताएं उसके काम आ रही है, तो उस जीव का चयन होगा, और जिस जीव का चयन होगा वो विभिन्नताएं अगली संतति में क्या होंगी, वंशानुगत होंगी। क्लियर सी बात। और अगर विभिन्नताएं हानिकारक है, परिवर्तित वातावरण में काम नहीं आ रही है, तो जीव के साथ विभिन्नताएं क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। लेकिन लाभदायक जो विभिन्नताएं हैं, उस विभिन्नताओं की क्या होगी, आगामी पीढ़ियों के अंदर वंशानुगति। नेक्स्ट हम बात करते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो आइडिया था, वो आइडिया दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने। और योग्यतम की उत्तरजीविता में हमने क्या किया कि इन सभी स्टेज से जो जंतु गुजर गया, उसने प्रजनन किया, उत्तरजीविता के संघर्ष में वो बच गया, विभिन्नताएं लाभदायक थी, वंशानुगत हो गई, उसकी क्या हो गई, वो योग्य हो गया। वो योग्य है, इसलिए क्या होगा, वो जीवित
रहेगा। वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। और जो जीवित रहेगा उसका प्रकृति क्या करेगी? वर्ण करेगी। इसको हमने कहा प्राकृतिक वर्ण। ठीक है। और जो योग्य होगा प्रकृति भी उसका चयन करेगी, और जो संगम साथी होगा वो तो उसका क्या करेगा? चयन करेगा जनन के लिए। हमने क्या बात की? योग्यतम उत्तरजीवी जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार डला है, इसलिए प्रकृति ने उसका चयन किया है। ना तो प्रकृति ने उसका चयन किया है, वरन उसके संगम साथी ने भी जनन के लिए उसका चयन किया है। क्यों? क्योंकि वो उत्तम है, क्योंकि वो इन सब संघर्षों में सफल हुआ है, और सफल हुआ है तो उसको उसका संगम साथी भी क्या करेगा? उसका वर्ण करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक वर्ण कहते हैं, या उसको आपके सेक्सुअल सिलेक्शन हम कहते हैं। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि नई जाति की उत्पत्ति। लगातार प्रकृति इसको चयन कर रही है ऐसे योग्यतम जीवों का। यह लक्षण लगातार उसकी आगामी संततियों में जा रहा है, और लगातार आगामी संततियों में पहुंच जा रहा है, और कालांतर में जाकर ऐसे जो योग्यतम जीव हैं उन योग्यतम जीवों की एक नई जाति का निर्माण आपके हो जाएगा। तो ये है प्राकृतिक वर्ण के मेन कॉन्सेप्ट: अत्यधिक प्रजनन, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। तो इसके फलस्वरूप एक नई जाति की क्या होती है? आपके उत्पत्ति होती है। अगर हम डार्विनवाद के पक्ष में प्रमाणों की बात करें तो कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने डार्विनवाद के पक्ष में अपने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंसो ने का अनुहरण प्रयोग। एक शब्द आया अनुहरण। अनुहरण की हम बात करेंगे, मिमिक्री की हम बात करेंगे। इसी पार्ट में एक आपके अध्याय में हम मिमिक्री की बात करेंगे। अनुहरण होता है किसी भी दूसरे जीव की नकल करना, और जिसकी नकल करता है वो मॉडल हो जाएगा, और जो नकल करेगा वो क्या हो जाएगा? मिमिक हो जाएगा। तो सेंसो ने सामने क्या किया? मेंटिस रेलिजियोसा, ये इंसेक्ट था, मेंटोइडिया ऑर्डर का आपके इंसेक्ट में। इन्होंने इसके दो कलर के इन्होंने मेंटिस, एक हरे रंग का, एक भूरे रंग का, हरे रंग का और एक भूरे रंग का। और इन हरे व एक तो लिया इन्होंने ग्रीन कलर का और एक लिया ब्राउन कलर का, और इनको इनकी पृष्ठभूमि में रखा, किसी पृष्ठभूमि में रखा। अब जो जिस कलर का मेंटिस उस पृष्ठभूमि में मिल जाता था, घुल जाता था, मतलब दिखाई नहीं देता था, वो बच जाता था, मतलब वो शिकारी पक्षियों को दिखाई नहीं देता था, तो उसकी संख्या क्या हो जाती थी? बढ़ जाती थी। और जो पृष्ठभूमि में स्पष्ट दिखाई देता था उसको शिकारी पक्षी क्या कर लेते थे? खा जाते थे। तो मतलब ये जो रंग है, इस रंग को प्रकृति ने क्या किया? चयन किया प्रकृति ने। अगर आप अपनी पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई दे जाओगे तो आप शिकारी पक्षियों का आसानी से भोजन बन जाओगे। आसानी से भोजन बन जाओगे तो मतलब प्रकृति ने आपका चयन नहीं किया और आपकी संख्या क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन जिस मेंटिस के रंग ने उसको छुपाया अपनी पृष्ठभूमि में, तो उसको शिकारी पक्षी नहीं देख पाए, तो उसकी संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो प्रकृति ने रंगों के आधार पर इसका चयन किया। दूसरा डेवनपोर्ट, एक और साइंटिस्ट थे डेवनपोर्ट ने क्या किया? डेवनपोर्ट ने काले, सफेद व धब्बों मुर्गे, काले पंखों वाले, सफेद पंखों वाले
और उन्होंने देखा कि काले रंग के भी अपनी पृष्ठभूमि में स्पष्ट दिखाई देते हैं, सफेद वाले भी अपनी पृष्ठभूमि में स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन ये धब्बोयुक्त थे वो पृष्ठभूमि में स्पष्ट दिखाई नहीं देते। तो जो बाज था, बाज काले मुर्गों का भी शिकार आसानी से कर लेता था, सफेद पंखों वाले मुर्गों का भी शिकार आसानी से कर लेता था, लेकिन धब्बों वाले मुर्गे उसको पृष्ठभूमि में स्पष्ट दिखाई नहीं देते थे। तो आबादी में काले पंखों वाले मुर्गे भी कम, सफेद पंखों वाले मुर्गे भी कम, लेकिन धब्बोयुक्त वाले मुर्गों की संख्या आबादी के अंदर बढ़ गई। मतलब प्रकृति ने किनका चयन किया? धब्बोयुक्त पंखों वाले मुर्गों का चयन। तो ये दो उदाहरण आपके डार्विनवाद के पक्ष के अंदर दिए गए। नेक्स्ट हम बात करें कि डार्विनवाद की आलोचना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डार्विनवाद की आलोचना। डार्विनवाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म, कि डार्विन ने विकास के सिद्धांत को भली भांति समझाया, लेकिन फिर भी इसमें काफी सारी कमियां थी। सबसे पहली कमी की बात करें तो डार्विन ने अवशेषी अंगों के पाए जाने को स्पष्ट रूप से उनकी व्याख्या नहीं कर सका कि जंतुओं में अवशेषी अंग क्यों पाए जाते हैं, जबकि उनका कोई उस जीव के जीवन काल में कोई योगदान ही नहीं होता। तो फिर भी अवशेषी अंग क्यों है? अगर हम मानव में ही बात करें तो मानव में भी खूब सारे अवशेषी अंग होते हैं। जैसे हम बात करें तीसरी पलक, इसको प्लीका सेमुल नेरिशम कहते हैं। सीकम की हम बात करें, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स की हम बात करें, ठीक है, ईयर पिन्ना मसल्स की हम बात करें, ठीक है, जो आपके केनाइन टीथ है उनकी हम बात करें, तो काफी सारे अकलदार विजडम टीथ की हम बात करते हैं, अवशेषी अंग है। तो कई जीवों के अंदर अवशेषी अंग मिलते हैं। जैसे हमने अजगर में बात की, अजगर में श्रोणी मेखला के अवशेष आपके पाए जाते हैं। तो जब अवशेषी अंगों का जंतु के जीवन में कोई योगदान ही नहीं है, कोई काम ही नहीं आते, फिर भी वो क्यों उपस्थित रहते हैं, तो इस बात को डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर सका, स्पष्ट नहीं कर सका। दूसरा, विभिन्नताओं की बात डार्विन करता है, लेकिन विभिन्नताओं की उत्पत्ति कैसे होती है, विभिन्नताओं का कारण क्या होता है और उसकी वंशागति कैसे होती है, इसका भी डार्विन कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। विभिन्नताओं की बात जरूर करता है, लेकिन विभिन्नताओं की उत्पत्ति, विभिन्नताओं का कारण और विभिन्नताओं की वंशागति कैसे होती है, इसको डार्विनवाद स्पष्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, डार्विन इस बात को समझाने में असफल रहे कि एक जनसंख्या में केवल कुछ ही सदस्यों में लाभदायक विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं, जबकि दूसरों में यह हानिकारक है। हमने बात की कि कुछ विभिन्नताएं लाभदायक होती है और कुछ विभिन्नताएं हानिकारक होती है। तो एक ही आबादी के सदस्यों में केवल कुछ में ही क्यों मिलती है लाभदायक विभिन्नताएं, जबकि बाकियों के अंदर ये लाभदायक विभिन्नताएं नहीं होती, हानिकारक विभिन्नताएं क्यों होती, इस बात को भी डार्विन स्पष्ट नहीं कर सका। और डार्विनवाद में जो सर्वाधिक आपत्ति उठाई गई, वो आपत्ति उठाई गई सेक्सुअल सिलेक्शन पर, लैंगिक वर्ण के ऊपर। डार्विन कहते हैं कि हमेशा जो मादा साथी होती है वो ही जनन के लिए अपने साथी का चयन करती है, नर ऐसा नहीं करता। तो नर ऐसा क्यों नहीं करता, नर ऐसा क्यों नहीं करता, इसका भी स्पष्टीकरण डार्विन नहीं दे सकते। नेक्स्ट बात करें कि डार्विन जो है कायिक और जननिक विभिन्नताओं में कोई भेद नहीं कर सके। और उसके बाद में डार्विन ये भी समझाने में असफल रहे कि जीवों में कुछ अति विशिष्ट अंग विकसित हो जाते हैं, और अति विशिष्ट अंग विकसित क्यों होते हैं। उसके बाद में योग्यतम की उत्तरजीविता को तो डार्विन बात करता है कि योग्यतम की उत्तरजीविता, लेकिन योग्यतम आता कहां से, योग्यतम के आगमन के बारे में ये कुछ भी बात नहीं करता। अगर डार्विन की हम सबसे बड़ी कमी की बात करें तो डार्विन की सबसे बड़ी कमी यही थी कि उनको आनुवंशिकी का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, जबकि उनके एक समकालीन बहुत ही वैज्ञानिक थे जिनको हम मेंडल के नाम से जानते हैं। 1822 से 1884 इन्हीं के समकालीन थे, लेकिन जब मेंडल ने अपने प्रकाशन जो प्रकाशित करवाए अल्पज्ञात पत्रिका में करवाए, और उनके जो निष्कर्ष थे वो वैश्विक नहीं हो पाए।
और डार्विन और मेंडल को दोनों को एक दूसरे के कामों के बारे में पता नहीं था और मेंडल इसी कारण, डार्विन के कारण इतने दिनों तक छुपे रहे, उनके निष्कर्ष का पता ही नहीं चल सका। और जब वो मर गए तो उनके मरने के 16 साल बाद 1900 के अंदर उनके जो निष्कर्ष थे वो रिपब्लिश हुए। तो अगर डार्विन को मेंडल के आनुवंशिकी के ज्ञान का पता होता तो शायद ये जो सिद्धांत था वो कुछ और होता हमारे सामने जो आज है। तो सबसे बड़ी कमी यही, और इस सब कमियों को छुपाने के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, पैनजीनवाद का सिद्धांत। तो डार्विन ये कहते हैं कि जो जीव का प्रत्येक अंग है, उस प्रत्येक अंग से एक सूक्ष्म कण, प्रत्येक अंग से एक सूक्ष्म कण, जिसको नाम दिया पेंजीन। क्या नाम दिया? पेंजीन। उस पेंजीन की उत्पत्ति होती है, सूक्ष्म कण की उत्पत्ति होती है। और ये सूक्ष्म जो कण है वो ब्लड स्ट्रीम, रक्त धारा के माध्यम से कहां पहुंच जाता है? गैमेट्स में जाकर पहुंच जाता है। मतलब जो पेंजीन बना है उस पेंजीन में उस ऑर्गन के बारे में जानकारी होती है। तो प्रत्येक अंग एक पेंजीन का उत्पादन करता है और वो पेंजीन रक्त धारा के माध्यम से जाकर कहां एकत्रित हो जाते हैं? इस गैमेट्स के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। और जब गैमेट्स में आगे जाकर फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन जाकर जाइगोट बनता है, तो इस जाइगोट में सभी पेंजीन क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। और प्रत्येक पेंजीन के अंदर उस अंग के बारे में जानकारी होती है और वो पेंजीन उसी अंग का निर्माण करता है। जैसे कि कोई नेत्र से आया हुआ पेंजीन है, वो जाइगोट में जाकर नेत्र का निर्माण करेगा, हार्ट से आने वाला हार्ट का निर्माण करेगा। तो ये सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा दिया गया था। और ये सिद्धांत पूरी तरह से क्या था? गलत था। तो ये हमने बात की पेंजीनवाद के सिद्धांत के बारे में, जो पूरी तरह क्या था? गलत था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बार पुनः बात करेंगे नवडार्विनवाद की जो कमियां थी